All right, so marginal costing as decision making tool, the question number two, uh, which is from May June 2017, paper 2, variant 2. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन जो हमने डिसीजन मेकिंग का किया था उसके अंदर हमने लिमिटिंग फैक्टर के कंसीडर किया था कि जब कोई रिसोर्स अगर लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल हो तो फिर क्या बिजनेसेस को जो इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से होगी। और आज जो हमारा डिसीजन मेकिंग का सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर हम अदर एस्पेक्ट्स को जो है वो टेस्ट आउट करेंगे कि अगर डिफरेंट चीजें हमें डिफरेंट सिनेरियो के अंदर चेंज करनी पड़ जाए, जिसके अंदर सेलिंग प्राइस भी हो सकती है, कॉस्टिंग के अंदर भी चेंजेस हो जाए, तो अगर हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो हम किस ऑप्शन के साथ प्रोसीड करेंगे। आज का क्वेश्चन इस पैटर्न पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। FPL L Limited manufactures one type of product. Their sales staff receive 10% commission on the selling price. The following information was available for the quarter ended 30th September 2016. So for the quarter ended 30th September 2016 का मतलब ये है कि इसके अंदर 3 महीने होंगे, which will be जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि सितंबर के अंदर उसने कहा हुआ है कि वो एंड हो रहा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के 3 महीने के अंदर हमने सेल्स किए कितने यूनिट्स की? 58,000 यूनिट्स की, अर्निंग अस रेवेन्यू ऑफ 203,000। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमने इंकर करी है 48,140 की, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट इंकर करी है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर करे हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर करे हैं, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंकर करे हैं, एंड देन वी हैव इंकर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस वर्थ $35,900। सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड दी सेल्स कमीशन, जो ऊपर मेंशन था कि हमने सेल्स के ऊपर 10% का कमीशन पे किया है टू द सेल्स स्टाफ। वो कह रहा है कि जो सेलिंग एक्सपेंस है 35,900 का, इसके अंदर वो कमीशन भी इंक्लूडेड है, बट ऑल अदर सेलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। जो रिमाइंडर सेलिंग एक्सपेंसेस है वो क्या है? वो कह रहा है वो फिक्स्ड है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आप अपने पास कैलकुलेटर खोलें तो आपकी जो सेल्स का 10% बनता है, यानी 2,03,000 का जो 10% बनता है, 2,03,000 का 10%, विच इज गोइंग टू बी 20,300। ये क्या है? ये आपका इस टोटल 35,900 में से ये वो पोर्शन है जो कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप, ये वो पोर्शन है जो कि आपके वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आप इसमें से इस वेरिएबल वाले पोर्शन में से, जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस वाला पोर्शन है, अगर इसको आप टोटल में से माइनस करा लें, जो टोटल आपके पास सेलिंग एक्सपेंस गिवन है ऑफ $35,900, तो आपके पास जो फिक्स पोर्शन है ऑफ द सेलिंग एक्सपेंस वो निकल कर आ जाएगा। तो उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? उसको कैलकुलेट करने के लिए वी कैन सिंपली डू 35,900 माइनस 20,300, विच विल गिव मी व्हाट। कैलकुलेटर के अंदर इसको डाल लेते हैं। 35,900 माइनस 20,300, जो कि हमारा वेरिएबल सेल्स कमीशन है, जो कि ऊपर उसने कहा हुआ था कि भाई आपने जितना भी सेल किया है, हमने कितना सेल किया है? 2,03,000 सेल किया है, उसका 10% जो है वो हमारा कमीशन था। दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया तो हमारे पास निकल के आ रहा है क्या? हमारे पास निकल के आ रहा है 15,600, which is the fixed selling expense, which is the fixed selling expense, which is my fixed selling expense. अब इसके बाद नीचे हमसे कहा हुआ है प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2016। और मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए अब हमारे पास हम बहुत सिंपल काम है। मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है तो एक चीज आपने ख्याल में रखनी है कि इसके अंदर आपने कंट्रीब्यूशन लाजमी शो करना है। और कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू डिडक्ट all the variable cost from your sales revenue and you will get the contribution। और उस कंट्रीब्यूशन में से आप अपनी तमाम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लोगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी सेल्स रेवेन्यू। हम सबसे पहले हमारा सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रेवेन्यू हमारे पास गिवन भी बहुत क्लियरली है। सेल्स रेवेन्यू हमारे पास ऊपर सवाल में गिवन था 2,03,000 का, तो सेल्स रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा 2,03,000। देन सेल्स रेवेन्यू के बाद हमारे पास जो तमाम डायरेक्ट कॉस्ट हैं, जो तमाम वेरिएबल कॉस्ट हैं, डजेंट मैटर इफ दे आर प्रोडक्शन बेस्ड और नॉन प्रोडक्शन बेस्ड, वो तमाम वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल था 48,140 का। 48,140 का डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा।
देन हमारे पास डायरेक्ट लेबर गिवन था 38,860 का, तो 38,860 का डायरेक्ट लेबर चला जाएगा। एंड देन हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन थे 23,200 के, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हो सब तमाम की तमाम वेरिएबल कॉस्ट इधर आ जाएंगी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए। देन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी नहीं जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंस जो टोटल 35,900 गिवन था, क्योंकि उसके अंदर दो पार्ट्स थे, उसके अंदर इस सेलिंग कमीशन के अंदर एक वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस के अंदर दो पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस वाला पार्ट है विच इज बेस्ड ऑन द कमीशन दैट वी हैव पेड। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि जितनी आपकी ज्यादा सेल्स हुई है उतना ज्यादा आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, क्योंकि 10% आपकी सेल्स के ऊपर लग रहा है। तो अगर आप 10 लाख का बेचोगे तो 10 लाख का 10% आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है। अगर आप सिर्फ 1 लाख का बेचोगे तो 1 लाख का 10% आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है। तो यहाँ हमने निकाला भी कि भाई अगर हमने 2,03,000 की सेल्स की है तो उसका 10% दैट इज गोइंग टू बी 20,300, वो हमारा क्या है, वो हमारा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है। और इस वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस को जब हमने हमारे टोटल सेलिंग एक्सपेंस से माइनस किया तो हमारे पास उस सेलिंग एक्सपेंस का जो फिक्स पोर्शन था विच वॉज 15,600, वो निकल कर आ गया कि हमारा फिक्स पोर्शन कितना है, 15,600। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम सारी डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है जो कि हमारा सेल्स कमीशन भी था, उसने ऊपर मेंशन किया हुआ था कि भाई ये आपका 10% सेल्स कमीशन ही है, तो वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी 20,300 का, तो उसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। यू कैन राइट इट आइदर विद द नेम ऑफ सेल्स कमीशन, यू कैन राइट इट विद द नेम ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, इट्स टोटली अप टू यू। सेलिंग एक्सपेंस, लेकिन सिर्फ जाना वो जाएगा वो वाला पार्ट जो कि वेरिएबल है। इन तमाम वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप ऐड अप करो तो इन तमाम वेरिएबल कॉस्ट को जो ऐड करने के बाद फिगर हमारे पास आ रही है दैट इज 1,30,500। आप इन चारों फिगर्स को अगर ऐड कर लो तो आपके पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ रही है दैट इज 1,30,500। 1,30,500। और 1,30,500 को अगर आप अपनी सेल्स रेवेन्यू से माइनस सब्ट्रैक्ट करवा दो तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट योर टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन, और टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रहा है 72,500 का। सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट गिव्स योर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 72,500। उसमें से आप अपनी जो तमाम फिक्स कॉस्टों को क्या करा लोगे, माइनस करा लोगे, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में आपके पास सबसे पहले आ जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास कितने के हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास गिवन है 20,450 के। देन आपके पास है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो कि आपके पास गिवन है 32,250 के। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके सेलिंग एक्सपेंस के अंदर भी हमने बात की थी कि एक हमारा जो पोर्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस। तो जो आपके फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस वाला पोर्शन था जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको हम फिक्स कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे विच वॉज $15,600। तो $15,600 इधर रिकॉर्ड हो जाएगा विद सेलिंग एक्सपेंस। ये वो फिक्स ओवरहेड का पार्ट है विच आज इनकर ड्यू टू सेलिंग एक्सपेंस। इन तीनों ओवरहेड्स को ऐड करोगे तो यू विल गेट अ टोटल ओवरहेड ऑफ $68,300। और आप टोटल कंट्रीब्यूशन में से जब इस टोटल ओवरहेड को माइनस करा दोगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर, क्योंकि ये हम सारा काम क्वार्टर के लिए कर रहे हैं विच इज $4,200। सो प्रॉफिट फॉर क्वार्टर इज $4,200। एंड देन दिस वाज पार्ट ए, वेरी सिंपल। पार्ट बी के अंदर हमसे कहा भाई कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर द क्वार्टर। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास टोटल हम लोग ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं ऊपर। फिक्स कॉस्ट के तीनों को जब हमने ऐड किया था तो इट वाज गिविंग अस अ टोटल ऑफ 68,300। तो 68,300 को हम डिवाइड कराते कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, देखा आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है $72,500 जो आपने इस क्वार्टर में कमाया है। तो आप सिंपली जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है $72,500 का,
आप सिंपली उसको क्या करा दो, आप उसको डिवाइड करा दो किससे, नंबर ऑफ यूनिट से, जो कि उसने गिवन है कितने, 58,000 यूनिट्स। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 58,000 यूनिट्स करा दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ जाएगा। When you divide total contribution with the number of units that you have sold, you get automatically what? You get automatically your contribution per unit, which I believe is coming up to be as 1.25. तो अब आप 68,300 को डिवाइड बाय 1.25 करा दो तो you will get 54,640 units, 54,640 units as your break even point. So this was your part B. नाउ जो अब जो सवाल को सिलेक्ट करने का या अटेम्प्ट करने का मकसद था, उस पार्ट पे आते हैं कि कुछ सवालों के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पे सवाल होते हैं उसमें जैसे अभी बात वो कह रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। द डायरेक्टर्स टारगेट अ प्रॉफिट ऑफ $20,000 per quarter. They were concerned that the profit for the quarter ended 30th September 2016 was below the target profit. The directors realized that action must be taken in order to increase the profit. In order to improve the profits, they are considering two proposals. तो अब ये जो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो प्रपोजल कंसीडर कर रहे हैं, नाउ दिस इज द these proposals and these adjustments are what we have to incorporate and we have to do some calculations based on it, और उसकी बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होगा कि भाई कौन से ऑप्शन की तरफ या कौन से प्रपोजल की तरफ जाया जाए। दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सो मार्जिनल कॉस्टिंग एज डिसीजन मेकिंग। अब प्रपोजल ए में वो क्या कह रहे हैं, रिटेन द करंट सेलिंग प्राइस। कह रहे हैं कि भाई हमारे पास दो प्रपोजल हैं इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट ऑफ $20,000। तो पहले उसके अंदर वो कह रहे हैं कि दैट विल रिटेन द करंट मार्केट प्राइस, करंट सेलिंग प्राइस। We will reduce the number of employees in administrative staff, saving 48,000 per annum। 12 महीने में अगर 48,000 यानी कि अगर आप पर एनम 48,000 सेव कर रहे हो तो पर क्वार्टर के लिए, क्योंकि एक साल भर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल गिव यू 12,000। यानी कि आप पर क्वार्टर फिर $12,000 की सेविंग कर रहे होगे। आगे फिर कहते हैं सोर्स लेस एक्सपेंसिव मटेरियल्स टू रिड्यूस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बाय 0.10 पर यूनिट। अब आपकी जो पहले वाली मटेरियल कॉस्ट थी हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनिशियल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप देखो आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट 48,140 की है। आप 48,140 को डिवाइड करा फिर दो। 0.83 होगा, 0.83 आप कह रहे हो, 58,000, 0.83 होगा, 58,000 बिल्कुल 58, 58,000 से डिवाइड करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 0.83 आपके पास जो है वो आपकी इनिशियल मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई, और उस 0.83 में से वो कह रहे हैं कि 0.10 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास जो नई आपकी मटेरियल कॉस्ट आ रही है, एडजस्टेड मटेरियल कॉस्ट, दैट इज गोइंग टू बी 0.73 पर यूनिट। दिस इज बेस्ड ऑन पर यूनिट। फिर आगे कहता है reduce the sales commission by 2%. So if we are giving the commission right now at a percentage of 10%, 2% से कम करने का मतलब ये है कि आपका सेल्स कमीशन हो जाएगा 8%। तो पहले प्रपोजल ए के लिए काम करते हैं, क्योंकि उसने यही कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड पर क्वार्टर टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ $20,000 फॉर प्रपोजल ए। तो ये बेसिकली आपको कह रहा है कि टारगेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स निकालो। मैं यहाँ पे टारगेटेड यूनिट्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। टारगेट यूनिट्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब टारगेट प्रॉफिट तो हमें पता है पर क्वार्टर का हमारा कितना है, हमारा पर क्वार्टर का टारगेट प्रॉफिट ऊपर गिवन था, अब $20,000 है। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी थोड़ी चेंज हुई है। इनिशियली हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी वो टोटल हमने निकाली थी 68,300 की थी, बट अब हो सकता है हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए। तो अगर आप देखो हमारी फिक्स कॉस्ट कम हो रही है जी, बिल्कुल। प्रपोजल ए के अंदर जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है उसमें उसने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर जब आप उनको ले ऑफ करोगे तो आपके पास $48,000 पर एनम की सेविंग होगी, जिसको हमने निकाल लिया था कि भाई दैट मीन्स $12,000 सेविंग पर क्वार्टर। तो आपकी ये क्या है, ये फिक्स कॉस्ट ही तो कम हो रही है आपकी सीधी सीधी। तो अब हमारी फिक्स कॉस्ट एक तो ठीक है 12,000 से यहाँ कम होगी, और कहीं किसी और वजह से क्या फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, नहीं। देखो क्योंकि जो आपका ऑप्शन 3 है वो मटेरियल के ऊपर बात कर रहा है विच इज वेरिएबल कॉस्ट, और ऑप्शन 4 भी आपका कमीशन के ऊपर बात कर रहा है विच इज अगेन अ वेरिएबल कॉस्ट। तो उसका फिक्स कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट अगर आपकी इनिशियली 68,300 थी
तो आपकी जो नई एडजस्टेड फिक्स कॉस्ट होगी दैट इज गोइंग टू बी 68,300 माइनस जो $12,000 की आप सेविंग कर रहे हो, so that will give you your fixed cost as 68,300 minus 12,000, that would be 6656, that is going to be $56,300. अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे भी बात कर लेते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को किस तरीके से इम्पैक्ट आएगा। पहला जो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो इनिशियल हमने निकाला था दैट वाज $72,500 डिवाइडेड बाय 58,000, जो कि मेरे ख्याल से 1.25 आ रहा था। तो दैट वाज द सीपीयू वाज 1.25, इसको मेंशन भी कर लेते हैं कि इनिशियल सीपीयू हमारा 1.25 था। अब हो क्या रहा है, सेलिंग प्राइस तो सेम रह रही है हमारी, लेकिन हमारे मटेरियल की कॉस्ट को हम 0.10 से क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो भाई अगर आप अपनी मटेरियल की कॉस्ट को 0.10 से कम कर रहे हो तो उसका डायरेक्ट इंक्रीज किधर चला जाएगा, उसका डायरेक्ट इंक्रीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे जाएगा कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.10 से बढ़ जाएगा। बिकॉज आपकी अगर कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट कम हो रही है तो वो डायरेक्टली आपके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को बढ़ा देगी। सिमिलरली अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट, कोई डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती तो वो डायरेक्टली आपके जितनी भी अमाउंट से वो इंक्रीज हो रही होती उतनी अमाउंट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कम कर देती। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रही है, उसको इंक्रीज कर रही है, बिकॉज आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। देन सिमिलरली ऑप्शन 4 के अंदर भी आपका कमीशन जब आप 2% से कम करके 8% पे लेके आ रहे हो तो आपका कमीशन भी क्या हो जाएगा, आपका कमीशन भी कम पे करना पड़ेगा आपको पर यूनिट की बेसिस पे। तो अगर मैं इनिशियली बात करूं, इनिशियली आपकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस थी दैट वाज 2,03,000 डिवाइडेड बाय 58,000 यूनिट्स, तो आपकी इनिशियली जो सेलिंग प्राइस थी दैट वाज $3.5। और आप जाहिर सी बात है अगर 10% का कमीशन दे रहे थे तो आप पर यूनिट पे $0.35 का कमीशन पे कर रहे थे। इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। पहले जो आप कमीशन पे कर रहे थे, कमीशन पर यूनिट जो आप पे कर रहे थे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 3.5 थी तो आप 3.5 का 10% पे कर रहे थे विच वॉज 0.35। ठीक है, अब अगर आप सेम सेलिंग प्राइस का सिर्फ 8% पे करोगे तो 3.5 का 8% अगर हम निकालें सो दैट इज कमिंग अप टू बी 0.28। यानी पहले कमीशन आपका पे हो रहा था 0.35, अब आपका कमीशन पे हो रहा है 0.28, विच मींस कि आप अब $0.07 से कमीशन कम पे करोगे। यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट $0.07 से कम हो रही है पर यूनिट की बेसिस पे। तो अगर 0.07 से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बेसिस पे कम हो रही है तो उसका सेम इम्पैक्ट किधर चला जाएगा, उसका सीधा सीधा जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है वो आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे चला जाएगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.07 से बढ़ जाएगा। So now if you calculate the adjusted contribution per unit, that is going to be 1.25 plus 0.10 plus 0.07. That's coming up to be as $1.42। आपका जो नया contribution per unit है that is coming up to be as 1.42। जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है फिक्स कॉस्ट जो कि एडजस्टेड हमारे पास $56,300 है, प्लस प्रॉफिट जो हम टारगेट कर रहे हैं, टारगेट प्रॉफिट हमारा 20,000 है, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी था, उसने शुरू में बात ही यहाँ से की थी कि टारगेट प्रॉफिट 20,000 का है पर क्वार्टर। तो प्लस 20,000 टारगेट प्रॉफिट का आ जाएगा एंड डिवाइड करा देंगे इसको एडजस्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से विच इज 1.42। तो आपके पास जो फाइनली जो नंबर ऑफ यूनिट जो निकल के आ रहे हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं, यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स एज 56,300 प्लस 20,000, 56,300 प्लस 20,000 divided by 1.42, which gives me an answer of 53,732। आप लोग इसको अपने पास भी चेक कर लें, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग अप टू बी एज 53,000 53,732। यस, दैट इज आंसर दैट आई एम गेटिंग। अब आपको वो दे रहा है कि भाई ये टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए आपको 57,300 57,000 53,000 सॉरी 53 लिख लेता हूँ उसको, 53,732 यूनिट सेल ऑफ करने पड़ेंगे। दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आई एम गेटिंग फॉर ऑप्शन ए, फॉर प्रपोजल ए। देन अगर प्रपोजल बी के ऊपर जाएं तो लेट्स मूव ऑन टू प्रपोजल बी। प्रपोजल बी में भी वो हमसे यही कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू सोल्ड पर क्वार्टर टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ $20,000। तो ऑप्शन ए के लिए तो हमने प्रपोजल ए के लिए हमने निकाल लिया कि भाई अब आपको 20,000 यूनिट्स का $20,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए 53,732 यूनिट सेल ऑफ करना है।
बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रपोजल बी, तो प्रपोजल बी के अंदर अब वो क्या कह रहा है, इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 10%। तो अभी इनिशियली आपकी सेलिंग प्राइस जो हमने ऊपर मेंशन भी करी थी पर यूनिट की, वो $3.5 है। अगर उसको आप 10% से बढ़ाओगे तो 3.5 का 10% इज 0.35, एंड 0.35 प्लस 3.5 जो आपकी नई वाली सेलिंग प्राइस होगी, यानी कि एक तरीके से 3.5 का 110%, तो वो आपके पास निकल के आ जाएगी 3.85। 3.85 की अगर आपकी सेलिंग प्राइस हो जाती है, तो वो कह रहा है कि आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी, क्योंकि आप प्रोडक्ट इंप्रूव कर रहे हो, तो वो 0.15 पर यूनिट से बढ़ जाएगी। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस आपकी 3.85 हो जाएगी। मटेरियल की कॉस्ट जो कि पहले ओरिजिनली हमने देखा था 0.83 थी, और उसको अगर हम ऑप्शन बी के अंदर, वो कह रहा है कि 0.15 से बढ़ जाएगी, तो 0.83 प्लस 0.15, दैट विल गिव मी द न्यू मटेरियल कॉस्ट एज 0.98। ये आपके पास नई मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी। फिर आगे कह रहा है स्पेंड 50,000 पर क्वार्टर ऑन एडवर्टाइजिंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्प्रूव प्रोडक्ट। तो ये तो सीधा सीधा आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर, नॉट 50,000, 5,000 पर क्वार्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, तो ये आपका सीधा सीधा फिक्स कॉस्ट को बढ़ा रहा है। फिर आगे कहते हैं रिड्यूस द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सेविंग 48,000 पर एनम। अच्छा, ये वही जो ऊपर बात है वो नीचे बात कर दी कि भाई 12,000 पर क्वार्टर की आपकी यहाँ पे सेविंग होगी इफ यू विल मेक सम ऑफ द योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रिडेंडेंट। और फिर लास्ट में कहते हैं रिटेन द सेल्स कमीशन ऑफ 10%। लेकिन अब अगर आप भले 10% का सेल्स कमीशन रिटेन करते हो, लेकिन क्योंकि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ चुकी है, 3.85 हो चुकी है, तो 3.85 का 10% ऑटोमेटिकली आपका जो सेल्स कमीशन है वो बन जाएगा 0.385। पहले वो 0.35 था, अब ये 0.385 बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पे अगर अब हम बात करें, तो अगेन फॉर्मूला में तो वही है टारगेट यूनिट्स का, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड अब जो हमारा जो काम है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट काम, जो फॉर्मूला सेम है लेकिन हमें एडजस्टेड फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टारगेट प्रॉफिट तो सेम है। अब एडजस्टेड फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ओरिजिनली, अच्छा ओरिजिनली जब मैं फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन ए, प्रपोजल ए वाली फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। मैं जो अब ओरिजिनली फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो पहले इवन बिफोर प्रपोजल ये जो हमारे पास ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट गिवन थी वो 68,300 गिवन थी। तो 68,300 के अंदर अब क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एक तो वो जो आप कॉस्ट सेविंग कर रहे हो $12,000 की बाय मेकिंग सम ऑफ योर स्टाफ, reducing some of your administrative staff by of $12,000 जो एडजस्टमेंट 3 में गिवन है, तो वो 12,000 से आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज अगर आप देखो, तो आपके पास एक जो फिक्स कॉस्ट के अंदर इंक्रीज आ रहा था, वो 5,000 जो आप पर क्वार्टर एडवर्टाइजिंग पे इंक्रीज स्पेंड करोगे, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके फिक्स कॉस्ट पे आएगा, तो वो 5,000 से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 68,300 प्लस माइनस 12,000 करें, तो यू विल गेट द फिक्स कॉस्ट एज 56,300, और उसके अंदर अगर आप 5,000 ऐड कर लो, तो योर न्यू फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू बी $61,300। इसी तरीके से जो एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसको निकालेंगे। एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए अब क्या काम करेंगे, जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था हमारा, उसको अब हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं सर, मतलब उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेते हो। अगर तो आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो जो आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, विच वाज $1.25, जो हमने ऊपर निकाला हुआ भी था, हाँ यहाँ निकाला था ना, ये रहा $1.25, ये हमारा ओरिजिनल ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। तो लेट्स कीप दैट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से। तो अब देखें हुआ क्या क्या है, जिस जिस चीज ने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इम्पैक्ट किया, उस चीज को मैंने यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो आप अगर प्रपोजल बी को देखो, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 की वजह से, जिसके अंदर आपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया है, और सेलिंग प्राइस आपकी बढ़ के 3.5 से 3.85 चली गई है, यानी कि उस सेलिंग प्राइस के अंदर 0.35 का क्या आया है, इंक्रीज आया है। तो भाई अगर सेलिंग प्राइस के अंदर 0.35 का इंक्रीज आया, तो उसमें कंट्रीब्यूशन को भी क्या कर देना है, 0.35 से बढ़ा देना है, सिंपल एज दैट। और इसी तरीके से एडजस्टमेंट 1 के अंदर उसने कहा है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है। अच्छा, सेलिंग प्राइस का बढ़ना तो कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएगा, लेकिन मटेरियल कॉस्ट का या किसी वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि कंट्रीब्यूशन को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे -0.15 हो जाएगा। देन उसके अलावा आप अगर इसी प्रपोजल बी की जो एडजस्टमेंट 3 है, अच्छा नहीं जो 4 है, 2 3 तो फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड थी, उनको हमने एडजस्ट कर लिया है। एडजस्टमेंट 4 देखो, तो सेल्स कमीशन, अब क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सेम 10% भी अगर ज्यादा इंक्रीज सेलिंग प्राइस पे लगाओगे, तो दैट विल गिव यू अ हायर
सेलिंग एक्सपेंस और हायर सेलिंग कमीशन ऑन पर यूनिट बेसिस। तो पहला आपका सेलिंग कमीशन जो हमने ऊपर शायद कैलकुलेशन करी भी थी कहीं पे, हाँ यहाँ पे करी थी कि पहले 3.5 का 10% 0.35 था, लेकिन अब क्योंकि आप 3.85 का 10% दोगे बिकॉज आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ चुकी है, तो दैट इज गोइंग टू बी 0.385। और दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल लो, 0.385 कैलकुलेटर में डालें, 0.385 माइनस 0.35, दैट गिव्स मी अ डिफरेंस ऑफ 0.035। 0.035 से कमीशन पेड इंक्रीज हो रहा है। अगर कमीशन पेड इंक्रीज हो रहा है तो आपका कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा होगा सेम अमाउंट से। तो माइनस कर लूंगा, क्या माइनस कर लूंगा, 0.035, and I'll get a new contribution per unit. So let's just calculate that. 1.25 plus 0.35 plus 0.35 minus 0.15 minus 0.15 minus 0.035 minus 0.035. So that gives me my new adjusted contribution as 1.415। और फिर तो बस सिंपल है ना, वही फॉर्मूला जो ऊपर था, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ना माय न्यू फिक्स कॉस्ट इज 61,300 plus my target profit would remain same 20,000। I'll divide it with the contribution per unit, which is 1.415, and if you put that in your calculator, 61,300 plus 20,000 divided by 1.415, 1.415, that gives me the number of units as 57,456 units। तो प्रपोजल ए को साथ अगर मैं जाऊं तो मुझे 20,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए सिर्फ 53,732 यूनिट सेल ऑफ करना है। जबकि प्रपोजल बी के लिए साथ जाऊं तो $20,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 4,000 यूनिट ज्यादा जो है वो सेल करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव द सेम टारगेट प्रॉफिट ऑफ $20,000। सो विच ऑप्शन शुड वी गो अहेड विद? अगर प्योरली फाइनेंशियल बेसिस पर बात करें, नंबर्स पे बात करें, तो obviously option proposal A seems to be a much nicer option because कम यूनिट्स बेच के आप सेम टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर सकते हो। देन प्रपोजल ए प्रपोजल बी की कैलकुलेशन के बाद वो अब आपसे क्या कह रहा है, वो अब आपसे कह रहा है कि भाई यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट, ओके नो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट। ऑप्शन डी के अंदर वो हमसे कहता है रिकमेंड टू द डायरेक्टर्स which proposal they should adopt, justify our answer by discussing the benefits and drawbacks of each proposal। तो जो मैंने आपसे कहा था ना डिसीजन मेकिंग सी, 8 मार्क के लिए अब उसने आपसे पहले कैलकुलेशन करवाई बेस्ड ऑन प्योरली मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स, और उन कैलकुलेशन के बाद अब वो आपसे कह रहा है कि भाई अब मुझे बताओ कि मुझे किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, एंड गिव मी द रिकमेंडेशन, नॉट जस्ट द रिकमेंडेशन बट एज वेल एज द बेनिफिट और the drawback of going ahead with the particular option। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई रिकमेंडेशन सबसे पहले लिखूंगा, तो मैं रिकमेंडेशन में तो ये लिखूंगा कि भाई वी शुड गो अहेड with proposal A। so let me just write it, the directors should proceed with proposal A। ये रिकमेंडेशन आ गई। अब प्रपोजल ए के बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला जो ऑब्वियस सा बेनिफिट है वो क्या है कि भाई आपका जो टारगेट प्रॉफिट है वो कम यूनिट्स बेच के अचीव हो रहा है। नाउ यू कैन अचीव योर टारगेट प्रॉफिट बाय जस्ट सेलिंग 53,732 यूनिट्स, राइट। तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ दैट टारगेट प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड बाय selling a comparatively lesser number of units। That is, चलो that is लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे हमारी बात हो गई। और इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक जो है
है वो और इसके अंदर अगर हम देखें तो जो हमारी जो चेंजेस हम लेके आ रहे हैं प्रपोजल ए में, in proposal A, when you will use, now this is the drawback, when you will use less expensive material, it will decrease the quality of your product. And if it will decrease the quality of your product, there are quite possible chances that customer will shift away from purchasing your product and आपकी sales जो है वो क्या हो जाए, impact हो जाए. So मैं यहाँ पे drawback लिख देता हूँ. using using less expensive product using less expensive product using less expensive product using hmm, less, let me just write it over here, using less, or I can write using cheap quality product, using cheaper material might reduce quality quality of product, due to which customers due to which customers may shift to competitor competitors product. ये हमने ड्रॉबैक लिख दिया ऑप्शन ए का. देन प्रपोजल बी का क्या बेनिफिट है? प्रपोजल बी के अगर बेनिफिट की बात करो तो भाई आपके पास एक, आप प्रोडक्ट को जो है वो इम्प्रूव, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो. ठीक है, अगर आप ऑप्शन के अंदर देखो, आप काम क्या कर रहे हो, आप काम ये कर रहे हो कि आप उसकी क्वालिटी को बेहतर कर रहे हो, और क्वालिटी को बेहतर करने के साथ साथ जो है वो आप एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर रहे हो, जो कि आपको हो सकता है कि लॉन्ग टर्म जो है वो बेनिफिट दे रही हो. कि देखो ठीक है, शॉर्ट टर्म आपकी जो प्रोडक्ट की आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तो मीट करेगा ही करेगा, बट समटाइम्स ऑब्जेक्ट जो आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स होती है, दे टर्न आउट टू बी मोर फ्रूटफुल देन यू एक्सपेक्टेड. आप हो सकता है अपने प्रोडक्ट की, नए प्रोडक्ट की जो है वो सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन चला रहे हो, लेकिन इवेंचुअली टर्न्स आउट कि भाई वो कैंपेन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर दे, और वो सिर्फ आपके इस एक प्रोडक्ट को, यहाँ पे तो बिजनेस बनाई एक प्रोडक्ट रहा है, लेकिन वो आपके एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से लेट्स से मार्केट के अंदर स्टेब्लिश कर दे, और हो सकता है कि एकदम री इन्वेंटेड तरीके से आपके प्रोडक्ट को शो करे, तो उसका बेनिफिट आपको आगे तक, यानी कि इस क्वार्टर के बाद भी रिसीव होता रहेगा. तो इसका जो एडवांटेज है हम लिख सकते हैं कि भाई आप इसका एडवांटेज लिख सकते हो कि एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगी, जो कि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है. दूसरा आप ये भी बात उसके अंदर लिख सकते हो कि भाई हमारे पास जब क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन के थ्रू जब अवेयरनेस फैलेगी, तो वो आपको फ्यूचर के जो आपके क्वार्टर्स हैं, फ्यूचर टाइम पीरियड जो आपका आएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो आपका आएगा, उसमें भी बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव हो सकती है. तो आई विल गो विद द क्वालिटी वाला पॉइंट. एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल expensive raw material will enhance the quality of product, which might increase which might attract new customers. तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका वो हो गया, बेनिफिट पॉइंट हो गया. और इसके अगर ड्रॉबैक की बात करें तो एक तो ड्रॉबैक बहुत क्वाइट ऑब्वियस है कि भाई सेम यूनिट्स बेचने के लिए आपको, सेम प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ज्यादा यूनिट जो है वो बेचने पड़ेंगे. और इसके अंदर आप ये भी देखो कि आपकी जो इवन जस्ट जो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट है ना, जो कि आपका एडवर्टाइजिंग का आ रहा है, ये खुद भी एक जो है रेड फ्लैग है, क्योंकि बिजनेसेस की जितनी फिक्स कॉस्ट होती है, देखो फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है नेचर में, दे आर नॉन रिकवरेबल, वंस दे हैव इंकर्ड दे हैव इंकर्ड.
आप उसको वो अनडू नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये कहीं से वापसी चली जाए। वंस यू हैव मेड दैट डिसीजन, दैट कॉस्ट इज गॉन, दैट मनी इज गॉन। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो बात लिख सकते हैं इसके ड्रॉबैक के अंदर, एक पॉइंट तो ये वाला ड्रॉबैक इसका नजर आया हमें कि भाई फिक्स कॉस्ट का बढ़ना इट सेल्फ इज अ ड्रॉबैक। और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो जो दूसरी बात हमने करी कि सेम यूनिट्स बेच सेम प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ज्यादा यूनिट्स अब बेचने पड़ेंगे। मोर यूनिट्स विल हैव टू बी सोल्ड, मोर यूनिट्स will required to be sold then option A, then option A to achieve same targeted profit, to achieve same target profit. So that would be the drawback for ऑप्शन बी। तो लाइक लिटरली मैंने सिर्फ जो सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन है उसी को एनालाइज करते हुए इसके ड्रॉबैक और बेनिफिट्स लिखे, और दैट वाज फॉर गुड 8 मार्क्स। देन फिर आगे कहता है स्टेट 3 advantages and 3 disadvantages of a system of budget preparation. So this is off the topic, so we won't attempt this part because budget preparation के जो फायदे हैं या disadvantages है, that is not related to decision making वाला perspective, but just to like mention these advantages, disadvantages। आपका जो budget preparation का advantage है वो क्या है? It helps you, you know, keep a track, it helps you to measure your performance, इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर यू नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये तीन इसके क्या हो गए? एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज एक्सपेंसिव एक्सरसाइज टू मेक बजट्स, इट कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय स्मॉल बिजनेसेस, budgets if only made and not implemented properly they are just a waste of time and money, and similarly if budgets are set too high then they are of no use, क्योंकि वो तो सिर्फ मैनेजर को डिमोटिवेट करेंगे, काम किसी को नहीं आएंगे। So these are like the advantages and disadvantages of, you know, preparing budgets, which are very, you know, generic and basic. So this was your full question of marginal costing as decision making tool.